नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज हिमालय दिवस है। हिमालय दिवस समारोह के मामले में हिमालय और पर्यावरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। 2010 में सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल जोशी, राधा बहन और अन्य के नेतृत्व में पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिसकी आधिकारिक स्वीकृति 2014 में मिली। लेकिन आज हिमालय को बचाने के लिए सबको संकल्प लेना होगा, जिसकी चिंता आज सरकार खुद कर रही है। तो देखिए कितना संवेदनशील विषय है। देखिए अच्छा भी है, हिमालय दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा है। बच्चों को भी इसके महत्व को समझाना चाहिए। ये एक हमारे नैतिक शिक्षा में शामिल होना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण के प्रति बताना पड़ेगा। एक इसका विज्ञान, जो पर्यावरणीय विज्ञान है, उसका क्या हमारे क्लाइमेट पर असर होता है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा। तभी हिमालय और हिमालयी राज्य जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। आज चूँकि सरकार पहले से ही चिंतित है, जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, और उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल की बात करें, और इस तरह से जल प्रलय हो रहा है कि आज जिस राज्य में अनाज की कमी नहीं होती थी, पंजाब की बात कर रहे हैं, वहाँ आज जल प्रलय मचा हुआ है, हाहाकार हो रहा है। और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, ये सब जगह आपदाएँ हुई हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जो ये पर्यावरण जो है, इस पर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी। और हिमालय को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, सारी सरकारें कितनी गंभीर हैं कि खाली ये रस्म अदायगी तो नहीं है, या फिर बेहद ही चिंतित भाव से इस हिमालय दिवस को मनाया गया है। क्योंकि इस बार जो है इस हिमालय की गोद में बहुत सारी आपदाएं आईं, बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए। हम तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे तमाम सम्मानित मेहमान भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। अनुपम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता। डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, पर्यावरणविद हैं। हम तमाम अपने सम्मानित मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से आपदाएं इस समय आ रही हैं और जिस प्रकार की मीडिया में खबरें आ रही हैं, 3-4 राज्य ऐसे प्रभावित है, उत्तराखंड भी उसमें से एक है। आखिर पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, एक रस्म अदायगी के तौर पर इसे न देखा जाए, कैसे हम इसे संजो के रख सकते हैं? क्योंकि लगातार जो ये आपदाएं इस बार आई हैं, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी। क्या कहेंगे? देखिए, आपदा जो है आज की डेट पे जो भी हो रहा है, हिमालयन राज्य जितने भी हैं, हिमालयन राज्य क्या, मैं से तो नॉर्मल भी आप देखें हर राज्य में इस समय स्थिति ये है कि आपदाएं आ रही है। लेकिन ख़ास तौर से हिमालयन राज्य की जब हम बात करते हैं तो हिमालयन राज्यों में कई ऐसे हमारे पहाड़ हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ हमने हद से ज़्यादा मतलब अति कर दी है विकास के नाम पर। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि उसका विकास कितना हम कर सकते हैं। किसी चीज़ की मान लो एक ऊंचाई है ना, ऊंचाई की सीमा है। जब कोई काम होता है तो इतना ऊंचा आज होगा, इतना ऊंचा, एक साथ नहीं कर लेते उस काम को। तो अभी जो इन लोगों ने जो पैसे की बंदरबांट करने के लिए मान लो जिस प्रकार से हमारे जो पर्वत हैं, हमारे पहाड़ हैं, उनके साथ जो छेड़खानी करी है, उन्हें ब्लास्टिंग करने का काम किया है। आज आप केदारनाथ देखें, केदारनाथ एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। केदारनाथ में आप दिन भर वो उड़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, उनमें लोग जा रहे हैं, मतलब लोग पिकनिक स्पॉट बना के जा रहे हैं। अगर आप वाकई अगर इन जगहों में जाना चाहते हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो नॉर्मल जो मतलब पैसे वालों के लिए हो गया सब कुछ। वो पैसे वाला है तो उसे केदारनाथ के दर्शन करने, और जो असली में कर सकता है बेचारे, उसे करने चाहिए, जिसकी उम्र हो गई है वो दर्शन नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक बात बीच में रोकना चाहूँगा। ऐसा भी मैंने सुना है कि पुराने समय में बुजुर्ग लोग अक्सर जाया करते थे और ये मान के जाते थे कि हम वापस आए ना आए, हम जा रहे हैं धाम की यात्रा करने। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना जो है ना, जब लास्ट में जब अपने बच्चों की शादियां कर दिया करते थे, बच्चों की सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते थे, तो वो तीर्थ यात्रा में जाते थे और ये बोल के जाते थे, बेटा आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये कहावतें हमने भी सुनी है, बोलते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इस बात को बोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखिए पहाड़ों के अंदर हमने जो अपने मंदिर हैं, अगर आज बाबा केदार क्यों बसे केदार में, आप बताओ ना, देहरादून में बस जाते, इतनी दूर जाने की दिक्कत नहीं थी, वो दूर बसे ना। कुछ मान्यता होगी कि वहां जो जाएगा एक परिश्रम करके जाएगा, उसको कुछ कष्ट होगा। आज कष्ट कहाँ हो रहा है? तो फटाफट आप जिस पे पैसा है उसकी मौज है, वीआईपी दर्शन होते हैं, ऊपर वीआईपी दर्शन के भी सिस्टम बने हुए हैं, आप जाओ दर्शन करके आ जाओ। तो मतलब ये कोई मुझे नहीं लगता इस तरह से हम जो कर रहे हैं। और देखिए दूसरा, वक्त बहुत बदल गया। एक समय था जब हम लोगों के अंदर आस्था थी, अगर हम मंदिर जाते थे तो आस्था के साथ मंदिर में जाते थे,
हम वहाँ घंटी भी बजाते थे, हाथ भी जोड़ते थे, नमस्ते भी कर, सब कुछ करते थे, पर हमें कैमरे का ध्यान नहीं होता था। आज की डेट पे तो कैमरा जरूरी हो गया। अगर कैमरा नहीं होगा तो मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। वो पहले कैमरा सेट होना चाहिए, तो घंटी बजेगी, तो घंटी नहीं बजेगी। तो अब स्थितियां और हो गई। लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, सरकार को भी जो अभी जो पहाड़ी राज्यों में हमने 4 लेन 6 लेन की सड़क बनाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, बात अच्छी है, मतलब सोच अच्छी है कि चलो लोग तुरंत चले जाएं। लेकिन ये देखना चाहिए हमारे पहाड़ की क्या शक्ति इस लायक है। आज इतने पहाड़ एकदम से क्यों आ जा रहे हैं नीचे? क्योंकि हमने नीचे की मिट्टी तो उसकी हटा दी। क्योंकि पूरा पहाड़ है, एक एक पत्थरों में समझो टिका हुआ है। मैं अभी आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश के अंदर यूं एक पत्थर था, यूं गोल, उसके ऊपर पूरा पहाड़ टिका हुआ था। अब आपने पता लगा वो पत्थर ही उखाड़ दे तो पहाड़ तो नीचे आएगा। तो आज के किस तरीके के इंजीनियर हो गए, क्या हो गए कि उन्हें पता ही नहीं कि कितना किस लेवल तक काम करना चाहिए। देखिए, इन्होंने सिर्फ जो पहाड़ों का विकास किया है, वो पहाड़ों के विकास की मंशा से नहीं करा। उन्होंने इस मंशा से किया कि इसके नाम पर हजारों करोड़ों रुपए का बजट ठिकाने लगाया जाएगा। तो उस मंशा से ही लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, बार बार जो है हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। तो पहाड़ों में पहले ये भी मान्यता थी कि मतलब जो है आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से बोलेगा तो ग्लेशियर में फर्क पड़ता है। आज तो हेलीकॉप्टर उड़ रहे, ऊपर नीचे लगे हुए हैं सब। तो अगर हेलीकॉप्टर गलत नहीं है, जो विकास हुआ है तो हेलीकॉप्टर भी होने चाहिए, पर एक्चुअल जेन्युइन व्यक्ति जो नहीं चल सकता उसके लिए आप कोई भी व्यवस्था दो। और यहाँ तो हेलीकॉप्टर, यहाँ थार चढ़ा दी थी केदारनाथ, पिछली बार हमने पढ़ा था, इस बार तो नहीं जाता हमने सुना वो थार कहाँ गई। एक थार है कि 2 थार है, पर थार तक पहुंच गई थी। तो हम लोगों ने जो है, और बातें सिर्फ आज टीवी चैनल पर हो रही हैं, या देखें इसकी गोष्ठियां हो रही हैं कि हिमालय बचाना है बचाना है, कल को सब भूल जाएंगे। फिर कल को कोई नया दिवस होगा, उस दिवस को मनाने बैठ जाएंगे। रोज की नहीं, रोज दिवस है, कभी मदर डे, कभी फादर डे। अरे भैया, हर दिन मदर का है, हर दिन फादर का है, हर दिन हिमालय का है। आप लोग हिमालय के अंदर जो भी हम लोग करना चाहिए, सरकार को जो प्रयास करने चाहिए, जो आम जनता को करने चाहिए, सरकार करे ना। हरेला पर्व होता है तो हमें पेड़ लगाने की याद आ जाती है। नहीं तो हम सोचते हैं इतने 1000 पेड़ काट दो क्योंकि हमें जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाना है। तो हम लोग सोच ही नहीं रहे, हमारे मनसा ही नहीं है कुछ करने की। हिमालय को अगर बचाना है, अब जितना खर्चा हरेला के दिन होता है ना, सरकार जितने पेड़ लगाने का खर्चा हरेला में करती है खाली पेड़ लगाने के नाम पर, अगर ये परमानेंट स्टाफ रख दें अपने, या माली या जो भी रख दें, उससे ज़्यादा पेड़ पूरे साल में लग जाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। हरेला में इतने लाख पेड़ लगाए और 4 दिन बाद देखो पेड़ गायब। बस वो तो एक फॉर्मेलिटी है, फोटो खिंचाने की। नेता भी खिंचा रहे हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े सब जो है राजनीति कर रहे हैं पेड़ खिंचाने के नाम पर, पेड़ लगाने के नाम पर। अगर सच में आपकी मंशा है, आप रखो ना। अगर माली भर्ती होंगे तो माली भी रोजगार मिलेगा, और उनका तो काम रोज ही पेड़ लगाना, और रोज पेड़ भी लगाएंगे, देख रेख भी करेंगे, और हमारे यहाँ पेड़ सुरक्षित भी रहेंगे। डॉक्टर सोनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि हम मान लीजिए कि हम पेड़ लगाते हैं, और चूँकि ये पर्वतीय राज्य है, यदि पेड़ लगाने के प्रति सरकार अगर जागरूक कर रही है, यदि कोई पेड़ लगा रहा है, कोई बच्चा लगा रहा है, बुजुर्ग लगा रहा है, तो यदि वो वृक्ष का रूप लेता है तो ऐसे अनगिनत वृक्ष हो जाते हैं। और ऐसे में क्या हिमालय को उससे सपोर्ट मिलेगा? आपका क्या विज्ञान क्या कुछ कहता है इस दिशा में? बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी आप। आज हिमालय बचाने की बात आ रही है कि एक बहुत बड़ा स्तर का कार्यक्रम चल रहा है जन जागरूकता का। थोड़ा सा मैं हिमालय की पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि पहले ये दुनिया एक थी जिसको हम पैंजिया नाम कह देते थे, और ये जो आज 7 महाद्वीप बने हैं हमारे, ये नहीं थे, बल्कि एक पैंजिया नाम से हम इसको जानते थे। भूगर्भीय हलचलें हुआ करती थी। उस कारण से यहाँ पर क्या हुआ कि 2 इसके भाग हुए थे, जिसको हम एक गोंडवाना लैंड कह देते हैं, एक अंगारा लैंड कह देते हैं। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के बीच पे एक खाई थी जिसको पैंथालाजा कहते हैं, वहाँ पर पानी भरा होता था। उसी को हम क्या कहते देते हैं कि जो टैथिस नाम का सागर था हमारा, वो था। उस टैथिस नाम का सागर पर क्या हुआ कि जब ये दोनों में दबाव बना, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में दबाव बनने के कारण से क्या हुआ कि वो जो हमारा पैंथालाजा वाला भाग था वो ऊपर उठने लगा, और उसी से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। वहाँ पर कंकड़, पत्थर, रेत, तमाम चीज़ें थी। इस जो अवसाद हैं, इसी अवसादों से जो है कि हिमालय का निर्माण हुआ है। आज हम कह रहे हैं कि हिमालय की, तो हिमालय जो वाला भाग है हमारा, वो अवसादों से निर्मित है और कच्चा है वो। आप देख ले, चाहे हम महान हिमालय की बात कर लेते हैं, चाहे हम मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं, या शिवालिक श्रेणी की बात कर लेते हैं, एक लेयर के रूप में, पट्टी के रूप में फैले हुए हैं ये, लेकिन क्या है, अति संवेदनशील है। तो इस चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि हिमालय एक
हमारे भावना से जुड़ा हुआ है, देव स्थलों के रूप में जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म का स्थल रहा है, लोग ऋषि मुनि की तपोभूमि रही है। ऐसे स्थानों में लोग तप तपस्या करने के लिए जाते थे, शांत वातावरण में, उनको ज्ञान प्राप्ति भी होता। हमारे पहाड़ों में, पहाड़ी अंचलों में कहते हैं कि कोई अगर पहाड़ों में हल्ला करता है या आवाज निकालता है तो कहते हैं कि वहां पर जो जंगली परियां होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बाण देवता कहते हैं, तो जंगलिया परियां होती हैं, वो लग जाएंगे, इसलिए तुम आवाज मत निकाले। तो जब गांव में हम लोग भी जाया करते थे, अच्छा, हम लोगों ने देखा भी है, माफ़ी से रोकना चाहूँगा, कई जगह हम जाते हैं फिर पहाड़ में अगर तेज़ से आवाज़ निकालते हैं तो वही कुछ सेकंड बाद आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, इको से होता है, यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है आवाज़ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग क्या करते थे हमारे पूर्वज, भाई तुम आवाज मत निकालना, उस आवाज निकालने से जो हमारे जंगल में परियां हैं वो आपको ले जा लेंगे। इसलिए जब भी जो जंगलों में जाया करता सुनसान आवाज में, हो सकता कि वैज्ञानिक दृष्टि से हम ये सोच सकते हैं इस पे कि शोरगुल होने से एक तो उस स्थान में रहने वाले जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो प्रभावित होते होंगे, दूसरे जो हमारी आवाज़ आती होगी, उस आवाज़ आने के कारण कहीं ना कहीं जो कि हमारे हिमालय वाली क्षेत्रों पे वो जाती होगी, टकराती होगी, तो जो तरंगा आते होगी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे हिमालय पे पड़ता होगा। लेकिन उस समय हमारे पास ऐसे भौगोलिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, यंत्र नहीं थे, उन्होंने इसको देव भावना से जोड़ दिया है। जहां पेड़ पौधे लगाने की बात आती है रोहित जी, हमारे यहाँ क्या करते, जंगलों में देवियों के नाम से पेड़ पौधे लगाते थे। आज भी गांव में स्तर पे जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, कई पेड़ पौधे ऐसे रहेंगे उनके नीचे जो कि हरे लाल पीले कपड़े तमाम चीजें जो है कि उसको बांध के रखते हैं, ताकि उस पेड़ को कोई काटता भी नहीं है, उसके आसपास भी लोग नहीं जाते कि यार देवता हम पर ना लग जाए, क्योंकि हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, तो इस आस्था से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तरीके से ये हमारे उन लोगों की थीम थी जो ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे पढ़े लिखे हुए हमने अंधाधुन यहाँ विकास कार्यों की ओर बढ़ने लगे और सुविधा देने की बात सोचने लगे, एक अनियोजित तरीके से। जबकि एक योजनाबद्ध तरीके से अगर ये कार्य होता तो निश्चित तरीके से विकास भी होता, हमारे पर्वतीय अंचल भी बचते, हमारा हिमालयी क्षेत्र भी जो है कि सुरक्षित रहता। तो निश्चित तरीके से सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है कि हिमालय बचा, क्यों, अगर हिमालय नहीं बचेगा आने वाले समय में हमें पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होगी, हमारी पीढ़ियां बहुत सारे तड़प के रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को सबको आगे मिलजुल करके जो कि हिमालय बचाने के और पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कार्य करना होगा। वीरेंद्र शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्यों नहीं सरकारें जो है इसे बच्चों के सिलेबस में भी डाल देती, पर्यावरण को, ग्रीनरी को, नेचर को, क्या लगता है आपको? देखो, सिलेबस में तो है, एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है और वो आजकल कक्षा 6 से ही, बल्कि कक्षा 1 से ही वो EVS की बुक लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण को हमने सिलेबस से बाहर रखा हुआ है, परंतु अलग अलग अब उसमें एक ओवरऑल पर्यावरण की बात की जाती है। अगर हम पर्टिकुलरली अपने प्रदेश की बात करते हैं, अपने हिमालय की बात करते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, अगर आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे हिमालय के बारे में हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए अलग से कंटेंट होना चाहिए, तो वो अभी है नहीं। हमारे लिए एक ओवरऑल EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके अंदर पूरा जलवायु आती है और पूरे दुनिया की जलवायु के ऊपर कॉमन बात होती है। वो जलवायु परिवर्तन को लेकर होती है, इकोसिस्टम को लेकर होती है, और आपके जितना भी एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात होती है, पोल्यूशन के ऊपर बात होती है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात होती है। लेकिन ऐसे कोई जो एक सिलेबस जिस तरीके से हिमालय के ऊपर अगर हम बात करते तो वो सिलेबस हमारे जियोलॉजी और ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूडेड है वो चीज़, अगर हम उसको देखा जाते है ना। सिलेबस से यहाँ का तात्पर्य नहीं है सर। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार जो है, आज की यूथ हमारी जो है, किताब आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, हमारे साथी लोग भी पढ़ते हैं किताबें, पर हम किताबों का ज्ञान जो है वो अपने दिमाग तक ही सीमित रखते, उसका उपयोग सही नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो, वो हमारे भारतीय एक जीनों में है, हम लोग इतने आइडियोलॉजी वाले नहीं हैं लोग कि हम हर चीज़ को बड़ा
तहजीब से संरक्षण करे, या पर्यावरण की को बचाने के लिए जो तहजीब से हमको किताबों में सिखाई जाती है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो आप है, चाहे मैं है, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, है ना। इससे मतलब नहीं। बात यहाँ आज सरकार क्या कर रही है हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्टिकुलरली हमारी प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हिमालय की जो बेल्ट है वो हमारे प्रदेश में आती है। तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं उत्तराखंड में, तो हम इस हिमालय में जो आज जिसकी बेकदरी हो रही है, जैसे कि मेरे सब साथीगण भी कह रहे हैं कि भाई हिमालय में लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टरों से अनियमित रूप से मतलब यात्राएं कर रहे हैं, जो कि हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए कई कारणों से हानिकारक है ना। तो इन सब के लिए जो नियमावली सरकार ने क्या बनाई है उस बारे में मैं सत्ता दल के जो यहाँ पे हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, सरकार के स्तर पे वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोगों को संरक्षण के लिए हम लोगों को इसके लिए बड़ी सरकार को, खास करके सरकार को, और इसके लिए स्पेशल एक कठोर कानून और खुद भी सरकार को इस ओर ना अपनी नीतियों को धकेलते हुए ले जाना चाहिए कि हमने यहाँ से अर्निंग कैसे की जाए, सरकारी उसमें है तो उसको धंधा ना बनाए। पहला तो आज ये एक सत्य है हमारे प्रदेश में भी कि देवताओं के नाम पे, देवभूमि के नाम पे, यात्राओं के नाम पे, चार धाम के नाम पे सरकार तो यहाँ पे धंधा कर रही है, आस्था कहाँ रह गई है। तो आपने तो पढ़ा, अगर आप आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया की बात करते हैं, तो मोह और माया का ध्यान और उससे क्या रिश्ता है। एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद तुरंत ब्रेक ले लूंगा, और एक हाँ नाम में जवाब दीजिएगा वीरेंद्र शर्मा जी। क्या बहुत ज्यादा आवागमन भी हिमालय के नुकसानदायक है? बिल्कुल। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के पास जाएंगे और अपने यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत के पास जाएंगे। तो आज हिमालय दिवस है और सरकारें चिंतित हैं। हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी, तमाम जो मेहमान हैं वो भी अपनी अपनी राय इसको लेकर दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वीरेंद्र शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष से एक सवाल किया है कि हिमालय जो राज्य हैं या उत्तराखंड के लिए, हिमालय को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अनुपम जी, मैं चाहता हूं कि आप उनके प्रश्न का आप जवाब दे दें। हेलो। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, धन्यवाद। देखिए, बड़ा आज जो टॉपिक है हिमालय का वो बड़ा विस्तृत टॉपिक है, और इसीलिए मैं शुरुआत जो आज बात हुई है पूरे शो में, तो उसी से मैं शुरू करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, मैं सारे सवालों पे आता हूँ। सबसे पहले जो बात उठी है यहाँ पे, एक है कि हम जो है पेड़ लगाते हैं, उनका क्या होता है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हरेला पे पेड़ लगाना, हिमालय दिवस पे पेड़ लगाना, तो ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट्स नहीं लगा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर है जो कि अभी भी सुचारू रूप से पेड़ भी लगाता है, उनकी देखरेख भी करता है, और ऐसे कई सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं। जलागम भी लगाता है, वो भी अपने पेड़ों की देखरेख करता है। परंतु पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक्सरसाइज कोई भी गवर्नमेंट करती है, कांग्रेस की सरकार ने भी पहले करी थी, हम लोग भी कर रहे हैं और भी लगातार। और जो ऑफिसेज हैं, जैसे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, ये जो सामाजिक तंत्र के लोग हैं, ये सब के सब लगाते हैं, और सबके सब अपने पेड़ों की देखरेख कई लोग नहीं कर पाते। हल्के हल्के पहले तो लगाते भी नहीं थे, अब तो लगाने लगे हैं, और कुछ लोग देखरेख भी करने लगे हैं। जागरूकता आई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में उन लोगों की इस जो प्रैक्टिस है, या उन लोगों का जो ये जो उनके हृदय से ये आवाज है कि अब हम लोग भी इस पेड़ लगाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा हम लोगों को चुनौती उस पर नहीं देनी चाहिए। हाँ, सरकार के ऊपर हम लगाते रहे हैं इल्जाम, परंतु ये सारे जो पेड़ लगाते हैं, ये लोग भी लगाने, चाहे वो फोटो खिंचाने हैं, पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी बात पर मैं आता हूँ कि हमने बात करी, आशीष जी ने बात करी जियोलॉजिकल डिफरेंसेस की। उन्होंने बात करी कि एक जगह पे गए थे, वहां पे उन्होंने पहाड़ में एक पत्थर देखा, उसके ऊपर उन्होंने देखा कि पूरा जो ऊपर की रोड है और ये सारी चीजें, व्हाटएवर।
वो जमा था। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए जियोलॉजिकल स्टडी होती है, इसके लिए इंस्टीट्यूट है, और उसी के बाद में कहीं पर भी या तो रोड बनती है, सॉइल टेस्टिंग होती है, पेड़ों के अंदर अगर पहाड़ों में कटाव होता है। मैं इसका सख्त विरोधी रहा हूँ, मैंने हर बार हर चैनल में बोला है कि मैं तो यहाँ तक भी विरोधी रहा हूँ कि सड़कें भी जो है वो आप उस हिसाब से बनाए जिस हिसाब से ब्रह्मदत्त जी बोल के चले गए थे, वो भी कांग्रेस के एक लीडर थे। परंतु जो आज का समय है, आज के हिसाब से जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, और हम पहाड़ के भी जितने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पे भी रोड हो और सारी चीजें हो, उसमें सरकार अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। आपकी सरकारों ने भी लिया था, हमारी सरकारों ने भी उसी हिसाब से डिसीजन ले रही है। परंतु हाँ, ये सारी की सारी एक टेक्निकल ऑसिलेशंस पे मैनेज होता है, किस हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट क्या राय देता है, किस हिसाब से कौन सी चीजें अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, जो अभी सवाल उठाया था, माफ कीजिएगा, जो लास्ट में एक सवाल उठा था वीरेंद्र कि शर्मा जी, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो हम टू एंड फ्रो तो बहुत जा सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इस समय में हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे एफआरआई है, एफआरआई ने इस टाइम पे एक बड़ी रोचक पहल शुरू करी है, और उसको करा है ब्लैक कार्बन के लिए, ब्लैक कार्बन इमिशन के लिए। ब्लैक कार्बन इमिशन होता है कि जो भी हमारा अनबर्न फ्यूल होता है, हमारे जो चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, चाहे वो बायोडीजल है, चाहे वो बायोफ्यूल है, इन सब का जो अनबर्न फ्यूल है वो ज्यादा एटमॉस्फेयर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, साथ ही गर्मी पैदा कर रहा है। कार्बन का अपने आप में इमिशन अगर हवा में होता है तो वो जो हायर ऑल्टीट्यूड है, यानी कि अगर मैं हिमालयन रीजन को बांटता हूँ, मैं बांटता हूँ लोअर हिमालयन रीजन, शिवालिक हिमालयन रीजन, मिडिल हिमालयन रीजन एंड ट्रांस हिमालयन रीजन एंड हायर हिमालयन रीजन। तो ट्रांस हिमालयन रीजन तक हम लोग बहुत ये बर्ड फ्लू से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी काम इस बार जो इस साल जो पहल की गई है वो है ब्लैक कार्बन इमिशन में, और जिसमें अब ये हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही जिस तरह से बना दिया जा रहा है, मैं इसमें आशीष जी का पूर्ण इसमें समर्थन देता हूँ। और शायद कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि या तो यूपीडी की जो टीम है अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है इस विषय में, परंतु वो भी इसके ऊपर है। मैं पूर्णतः इस बात को मानता हूँ कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही है वो देवी देवताओं के दर्शन के लिए है, उसे पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई, जैसे कि आपने इस बार भी देखा था कि जो एजेड लोग हैं उनकी पहले बुकिंग्स हो रही हैं, बुकिंग्स के हिसाब से लोग आ रहे हैं, किस हिसाब से लोगों को आना है, किस हिसाब से नहीं आना, उसके ऊपर हल्के हल्के कार्य शुरू हो चुका है। एकदम से सब लोगों को मना नहीं किया जाता है और वो नहीं किया जा रहा है, परंतु हाँ इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और इसके ऊपर हम लोग भी प्रभावी रूप से इसके ऊपर सरकार के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर कार्यरत हैं, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही आपको इसके ऊपर चेंज दिखाई देगा। दूसरी बात आती है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि मुरली मनोहर जोशी जो एक पुराने हमारे लीडर हैं, उनका एक वक्तव्य भी आया था, और उनके जन्मदिन पर भी उन्होंने ह्यूमन हीट की बात करी। हिमालयन रीजन में केवल फ्यूल के जलने से, ब्लैक कार्बन के जलने से गर्मी नहीं पैदा हो रही है, ह्यूमन हीट की वजह से, यानी हम लोग जाते हैं अपनी गर्मियां वहां पे छोड़ के आते हैं। शुरुआत में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, और गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में घूमने के लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिबल हो गया, आसानी से आप टिकट्स दे लेते थे। पहले तो खर्चा करने में मुश्किलें होती थी मिडिल क्लास की फैमिली को, मिडिल क्लास की फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं। राफ्टिंग करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ पिकनिक्स मनाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और प्रॉब्लम तब होती है जब हम हायर ऑल्टीट्यूड में चले जाते हैं। जब हम हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, वहां पे हम अपनी गर्मियां छोड़ के आ रहे हैं, तो उसके निराकरण के लिए भी अब लिमिटेशंस के ऊपर बात चल रही है, लिमिटेशंस के ऊपर कार्यवाही चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि तुंगनाथ चौपटा में भी, और मैं इसमें साधुवाद देना चाहूंगा कि तुंगनाथ महादेव मंदिर के लोगों का, जिन्होंने सरकार से वार्तालाप करके फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट वहां पर टिकट लेके अनुपम जी, जब पट बंद हो जाता है। अनुपम जी आपको रोकना चाहूंगा, आशीष नोटी, वो माफ कीजिएगा, वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कुछ आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ अनु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार जो है इन धार्मिक स्थलों को कमाने का साधन क्यों बना रही इतना ज़्यादा? पर्यटन के लिए आप दूसरे भी तो कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं, सिर्फ देवी देवताओं के मंदिर क्यों बना रहे हैं? मेरे ये एक समझ से परे है। बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। भाई देखो, ज्यादातर इस चीज को, ठीक है, देखो चार धाम में मेरी अनु जी एक बात सुनिए, पूरे भारत के लोगों को
इवन दुनिया के लोगों वीरेंद्र जी, आपका सवाल मैंने समझ लिया है। हाँ, नहीं मैं कुछ और जोड़ रहा हूँ। अब मैं आप अपने समय में जो बयान है वो आप अपने समय में दे लीजिएगा। मैं बयान आपको नहीं, मैं सवाल जवाब पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है अनु जी, हाँ, सवाल आपने पूछ लिया, मैं आपके सवाल का जवाब अनु जी 1 मिनट बाकी, क्योंकि अभी मैं यूकेडी प्रवक्ता के पास गया ही नहीं, 1 मिनट में जवाब दे जी जी, दीजिए। एब्सोल्युटली। जी जी सवाल का जवाब जरा ढंग से ही देना पड़ेगा, जी क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की आस्थाओं का भी सवाल जुड़ा है। जी। आप दीपक जी से चले जाएंगे, मैं इनका सवाल का पूर्णतः जवाब। हेलो जी जी ठीक है दीपक जी। जी जी, हाँ दीपक जी से आप ले लीजिए। दीपक राव जी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंतजार करना पड़ा आपको। नहीं, हाँ, क्योंकि विषय ऐसा है कि सबको अपनी पूरा मौका दें, हम नहीं चाहते कि डिबेट में कोई दखलंदाजी भी हो। देखिए रोहित जी, ये तो इस मानव को निर्णय लेना है कि अपने इस विकास के पथ पर और विकास की दौड़ पे वो इस हिमालय राज्यों में या प्रकृति के साथ कितना उसका दोहन कर सकता है या कितना वो उसका दोहन करना चाहता है। देखिए, अभी जितनी भी घटनाएं घटी हैं पिछले 1-2 महीने में पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिमालय राज्यों में, उसमें जितनी भी समितियां बनी हैं, जितने भी विशेषज्ञ बने हैं पर्यावरण, उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट करी है कि ये सारी समस्याएं मानव के जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, विकास के नाम पे छेड़छाड़ की गई है, ये सब उसका देन है, उसी की देन है। अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, इसमें तो बाढ़ में, या जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, तो उसमें जब पेड़ कटने आए, पेड़ कट के आए, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। उनकी राय आई है कि पेड़, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से ज़मीन जो है उसमें पकड़ ढीली हो चुकी है, जिसकी वजह से बरसात होने से सारा का सारा मलबा आ रहा है। अच्छा राव जी, 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। कल की एक न्यूज़ बताता हूँ। कल मुख्य सचिव और मुरादाबाद डीआरएम के बीच में एक बैठक हुई है, जिसमें मसूरी में रेल लाइन चलाए जाने को लेकर पूरी चर्चा की जा चुकी है। तो ये क्या ये ठीक है? और जो फिर भी इससे पहले भी जो परियोजनाएं चल रही हैं, वो कितनी और किस हद तक ठीक है? क्या पैमाना उनका होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए रोहित जी, मैं एक कड़े शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, शायद पसंद ना आए। पुराने लोगों की मान्यता थी कि जब आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मानवता के लिए अच्छा काम करते हैं या मानव के लिए अच्छा काम करते हैं, तो उसमें आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के दिन में जितनी भी ये घटनाएं घट रही हैं विकास के नाम पर, ये और कुछ नहीं, हिमालयन राज्यों के लोगों की आहुतियां हैं और कुछ नहीं दी जा रही हैं विकास के नाम पर। विकास के नाम पर जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई चल रही है, जिस प्रकार से आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसके बाद जब प्रकृति जवाब दे रही है और उससे जो मानवता का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि विकास के नाम पर सिर्फ आहुतियां दी जा रही हैं और कुछ नहीं। भविष्य किसी ने नहीं देखा कि जिस विकास के पथ पे जा रहे हैं, जो ट्रेनें ले जाई जा रही हैं, जो विकास के नाम पे सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है, भविष्य में उसका लाभ जिन हमारे आने वाली नस्लों को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो आहुतियां दी जा रही हैं मनुष्य की, वो हमारी जा रही है, हमारे साथ के लोगों की जा रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका हमें मानना पड़ेगा। अब रही बात विकास की, विकास सतत प्रक्रिया है, करनी चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? वो कौन सी कीमत है जिस पे हम विकास करना चाहते हैं, विकास की परिभाषा गठित करना चाहते हैं? और वो परिभाषा गठित में मैंने कहा ना, आहुतियां कितने लोगों की और विकास के नाम पर देनी है, या तो ये सरकार जवाब दे सकती है या स्वयं जनता जवाब दे सकती है। आप देखिए, लगातार मैं आपको देहरादून की जानकारी देता हूँ। जिस बेल्ट की बात कर रहे थे ना अभी हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ जी, राजपुर रोड में जो सहजधारा है, ये पूरी बेल्ट देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में और खासतौर में देहरादून में सबसे संवेदनशील है। लेकिन आप देख लीजिए, जितनी बहुमंजिले इमारतें हैं वो सारी सहजधारा रोड पे बनी हुई हैं। और आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए कि वो जो बेल्ट, जो नीचे से प्लेटेज हैं, जो प्लेटेज कभी भी अगर मूवमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उस राजपुर रोड के ऊपर जो नाले बने हैं, पहाड़ियों के बीच में जगह है, वहां होने वाला है। तो आप बताइए, आज वहां पर लोग रह रहे हैं, विकास के नाम पर परियोजनाएं चल रही हैं, और कल अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आप बताइए। ये मैं आपको देहरादून का उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या प्रदेश में सबसे ज्यादा संवेदनशील है? सबसे ज्यादा
जून 5 में सबसे ज्यादा संवेदनशील देहरादून में है, जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा सहजारा जोन। लेकिन कोई बताएगा इस बारे में? कोई बताएगा कि वहां पर किन पैमाने में 10-10, 15-15 मंजिलें इमारतें खड़ी करी गई है विकास के नाम पर? ये सत्य है, लेकिन की गई है ना। अब आज जो दिवस, हिमालयन दिवस के ऊपर बात चल रही है, तो हिमालयन दिवस इसीलिए बनाया गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका, हिमालयन जो प्रकृति का और जो जैव विविधता है, उसमें किस हद तक जो है मानव की वो उसमें इंटरफेयर होना चाहिए, उसका किस तरीके से वो उसके साथ मेल मिलाप होना चाहिए, इस पे चर्चाओं का विषय है। लेकिन विडंबना देखिए कि वाकई में ये बात सही है। देखिए अनुपम जी को हम इसमें नहीं बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। हमारा सिस्टम हमने ऐसे बना दिया है कि हमें विकास भी चाहिए, प्रकृति का दोहन भी करना है, और फिर हमने नैतिकता के आधार पर दिवस भी मनाने हैं और उनमें चर्चाएं भी करनी है। ये स्थिति वैसी है कि हमें चाहिए भी सब कुछ और हमें प्रकृति को भी संभाल के रखना है। तो ये निर्णय तो मनुष्य ने लेना है, नीतियां मनुष्य ने बनानी है कि वो आने वाली अपनी सभ्यता को, आने वाली जो सभ्यता है, भविष्य जो है, भविष्य के जो लोग हैं उनको क्या देना चाहता है, क्या देके छोड़ना चाहता है। क्योंकि अगर जितना ज्यादा दोहन हम करेंगे, जितना ज्यादा विनाश हम प्रकृति का करेंगे, उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं, भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। ठीक है, मैं सभी अपने सम्मानित मेहमानों को अब 2-2 मिनट दूंगा, सभी लोग अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या प्रकृति के दोहन के कारण जो हमारी जैव विविधता है वो भी नष्ट हो रही है, और जैव विविधता और ये हमारी प्रकृति, पर्यावरण, इनका क्या संतुलन होता है हमारे इस हिमालय के लिए और जो हमारा जो पूरी संरचना है इसके लिए? हाँ रोहित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जलवायु में इतना परिवर्तन आ गया है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, झीलों का निर्माण कर रहे हैं, लगातार झील बन रहे हैं। अगर वो झीलें टूटती हैं तो बहुत सारे जनधन की हानि करें, चाहे हम चौराबाड़ी की बात करें, चाहे हम वसुधारा झील की तालाब की झील की बात करें, केदारनाथ ताल की बात करें, अर्पणा झील की बात करें, ये तमाम इस तरीके के हैं। विशेषकर देखा गया है तो उत्तराखंड में 5 जो झीलें हैं बहुत संवेदनशील हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। कारण क्या है कि जिस गति से यहाँ पर तापमान में परिवर्तन आ रहा है वो कहीं ना कहीं सीधा हमारा हिमालय को प्रभावित कर रहा है। हिमालय हमारा देव भावना स्थलों से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि हिमालय वो प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है। जो एशिया के जो साइबेरियन हवाएं आती हैं वो सीधा भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, उनको रोक देती है। तो जहाँ वो हमारा एक सीमा का निर्धारण हमारे जो पड़ोसी देशों के बीच में कर रही, वहीं जो है कि प्राकृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो जलवायु में पूरा एशियन जो हवाएं थी, जो साइबेरियन हवाएं थे, उनको रोकने का काम भी करती है। आज हम बात करते हैं कि जैव विविधता का, इसीलिए हमने बार बार चिल्ला के कहते हैं कि जो हमारे स्थानीय स्तर के पौधे हैं उनको बढ़ावा दीजिएगा। हम बाहर के घुसपैठी पौधों को लेके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण संतुलन का नहीं बनाएंगे। 100 पीस में वो हो सकते बढ़िया हों, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो जो हमारे स्थानीय स्तर के, वहाँ के भौगोलिक जलवायु के स्तर पर रहे हैं, वही जो है कि वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में मजबूत होंगे। अगर वो मजबूत होते तो निश्चित तरीके से हमारा खान पान, हमारे खेत खलियान भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा। तो हम लोगों को, सब लोगों को आगे बढ़ करके एक ऐसा कार्य करना चाहिए, हिमालय बचा रहना चाहिए, झीलों का बनना रुकना चाहिए। इसको देवभूमि उत्तराखंड के ही लोग नहीं, पूरे भारत के लोगों को भी आगे आकर के इस पे काम करना चाहिए। आशीष नौटियाल जी, देखिए, सबको ये बात तो सही है कि सबको विकास अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। पहाड़ों में जब सड़कें चौड़ी हुई तो सबको अच्छा लगा, सबको जाने आने में सुविधा हुई। लेकिन ये काम सरकार का है कि इसको किस प्रकार से देखना है, किसी चीज़ को करने से कुछ नुकसान ना हो। अभी जैसे अभी बात चर्चा चल रही थी, मसूरी में भी रेल लाइन बिछानी है, तो देखिए हर जगह का एक क्लाइमेट होता है, हर जगह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तरीका होता है। अगर उससे बाहर हम काम करेंगे तो निश्चित नुकसान होगा। अगर मसूरी में देखिए, अभी आजकल पीछे अभी कुछ समय पहले पहाड़ नीचे मसूरी में भी आ गए थे। जब सुरंगें बनाएंगे, बड़ी बड़ी सुरंगें बनेंगी तो आवाज़ें भी होंगी, और कहीं ना कहीं देखिए पहाड़ कच्चे तो होंगे ही होंगे। तो पहाड़ का विकास पहाड़ के तरीके से होना चाहिए। निश्चित देखें, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, और हर आदमी की उम्मीदों को सरकार पूरा कैसे करे, सरकार के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं चौड़ी सड़क हो जाए, कुछ चाहते हैं ना हो, तो सरकार तो बीच में घिरी पड़ी है। लेकिन फिर भी सरकार को जो राज्य हित में जो डिसीजन है, जो समाज हित में डिसीजन है, उनको लेना चाहिए। अगर लगता है कि वहाँ ये बनाने से सही, सब कुछ सही होगा तो करना चाहिए, नहीं तो उस पैसे को वहाँ बर्बाद ना करके कहीं और पैसा लगाओ और लोगों को भी बचाने का काम करो। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी।
देखिए रोहित जी, हमारा तो ये कहना है कि सरकार को अगर विकास करना है, जो सरकार जिस चीज़ का नारा हमेशा देते रहती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स है, सच बात यह है कि वो कभी भी ठीक ढंग से उसको नहीं अपनाए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखिए, ना तो पर्यावरण को नष्ट करने का कोई ऐसा उसमें नियम है, उसमें हम जो मानव हित को देखते हुए हम लोग विकास को उस तेज़ी से नहीं करते हैं जिस तेज़ी से आज की सरकारें कर रही है। आज की सरकारें अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अफरा तफरी में और दिखावा के चक्कर में मतलब बिना किसी मतलब नियम या किसी संस्था से कोई रिपोर्ट या उसकी जानकारी लिए हुए हर चीज़ पास कर रही है। उनको लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे हमारा नाम होगा, हमारे को आगे के लिए 5 साल फिर मिलेंगे। ये सारी होड़ चली हुई है। सच बात ये है, विकास कोई नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, मेरे एक सवाल का जवाब अगर सरकार आज दे सकती है कि धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे आप पैसे कमाने क्यों लगे हुए हैं, पहले ये बताइए आप। अनुपम जी जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम है। अब मैं इनका जरा ढंग से ही जवाब देता हूँ। 2 मिनट सर आपके पास है, 2 मिनट। कह रहे हैं कि धंधा कर रहे हैं, मंदिरों के नाम पे धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग पूरे हिंदुस्तान से बद्रीनाथ केदारनाथ आ रहे हैं, इनके धंधे के लिए आ रहे हैं या वो या इसलिए आ रहे हैं कि वो वहाँ पे दर्शन कर सके? भाई साहब, हम जब लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, सरकार धंधा बना रखा है। मत बोलिए नहीं वीरेंद्र जी, बीच में मत बोलिए, मेरी बात समझ लीजिए। पहले मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हाँ। जब वो लोग वहां पे आ रहे थे, हम उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं और हर बार उस व्यवस्थाओं में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया जाता है। हाँ। हर बार उसमें कार्य होता है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च होता है उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं करने में। आप कभी डेटा देखिएगा, आप चैनल में आके बोल तो देते हैं धंधे की बात, परंतु आप ये तो देखिए कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना वहां पे अर्निंग्स हो रही है। दूसरी बात में आ जाता हूँ, दीपक भाई ने बोला था सहस्त्रधारा जोन है, बिल्कुल सही बात है। सहस्त्रधारा नहीं, पूरा देहरादून है, परंतु देहरादून जो आता है सेस्मिक बेल्ट की 4th जोन में आता है। 5th जोन में जो सबसे ज्यादा जो डेंजरस जोन्स हैं, जिसमें कि हम लोगों को ज्यादा इस समय पे फोकस करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं सरकार के रूप में, वो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी भी जोन 5 में आता है। और इसमें से कुछ क्षेत्र आते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये बात हुई थी डेंजरस जोन्स की हम बात कर रहे हैं। और तीसरी बात में मैं आ जाता हूं कि जो रेलवे की बात हो रही है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो रेलवे की बात चल रही है ना, रेलवे किस तरीके से होगा, जो ये मसूरी देहरादून ट्रैम की बात हो रही थी, ये बात हो रही है उन आधारों पे ये देखा जा रहा है कि क्या वो पॉसिबिलिटीज है जो कि 1851 में देहरादून, अगर आपको ध्यान हो, एक कंपनी खुली थी मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे, देहरादून टू मसूरी। और ये जो हरिद्वार से देहरादून और देहरादून से मसूरी जाने के लिए ये लाइन बिछी थी, हरिद्वार टू देहरादून जो लाइन है वो उसी वजह से बिछाई गई थी, जिसके अभी भी कई जगहों पर ऑलरेडी हाउसेस बने हुए, जिसको यूपीसीएल यूज कर रहा है। राजपुर रोड में ये बन चुका था एक उनका ऑफिस, ठीक है। अगर आप देखेंगे हरिद्वार टू हर्रावाला, हर्रावाला टू राजपुर, राजपुर टू झड़ीपानी, झड़ीपानी से मसूरी। इसलिए वो लक्खीबाग के आगे रेलवे लाइन रुक गई है, उसके आगे बिछाने की योजना थी। नहीं, हाँ, नहीं, क्यों रुकी थी? क्योंकि उसमें भी केबिन हो गया था और उस समय की जो थी, देखिए एक टनल केबिन हुई थी, लेकिन उसकी वजह से भी नहीं रुकी थी। अगर हम वो केस पढ़े जो इंडियन, अगर आपको मिल जाएगा आज की डेट में भी वो केस मिल जाएगा, उस केसेस में ये जो गिरने की बात थी, उसके बाद में क्या हुआ था, जो महाराजा रिपुदमन थे, महाराजा रिपुदमन वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो लोग जो क्रांतिकारी उस समय थे, क्रांतिकारियों के साथ में उनको फंड करते थे और उसको बाद में उनको हटा के, यहाँ से हटा के उनको साउथ में भेज दिया था। मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान है, कोड़ई कैनल के पास में उन लोगों को भेज दिया गया था। तो बिगेस्ट इन्वेस्टर वेंट आउट। उसके बाद से बिल्की शाह, जिसको बोला जाता था बिल्की शाह, जिसका नाम बाद में उन्होंने बिल्की शाह पैसे की इनअप्रोप्रिएशंस करी थी, मिसअप्रोप्रिएशंस करी थी और इसकी वजह से वो काम रुका था। तो ये देखना आप ज्यादा जरूरी है कि जिस लाइन को उस समय में देखा गया था, जो ये था कि नॉन फॉलोइंग जोन थी, नॉन ट्रैकिंग जोन थी, क्या उसके ऊपर रेलवे आज की डेट में, हम आज की डेट में बना सकते हैं या नहीं बना सकते? दीपक राव जी। देखिए, विशेष रूप से जब ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि ये जो रेल लाइन बनाने की बात जो आप जिसके प्रति चर्चा कर रहे थे कि कल ही बात हुई है सचिव की मसूरी तक, देखिए ये किसी भी रूप में न प्रदेश के लिए अच्छा है न प्रकृति के लिए अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक इनका
दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये ट्रॉली सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं, हाँ रोपवे वाला, वो बहुत कारगर है। क्योंकि रोपवे के लिए जो जमीन जो व्यवस्था है वो आप देहरादून में प्लेन एरिया है काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक ये हो जाएगा जिसको जाना है वो रोपवे से मसूरी जाए, अपना काम करे, घूमे जो भी है और आ जाए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम तो चाहेंगे कि सरकार उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे और उसको जितना ज़्यादा प्रभावी ढंग से और अच्छा बना सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो है समस्या है मसूरी की भविष्य में समस्या ना हो इस तरह की जिस तरह की और जो हिल स्टेशनों में आ रही है, तो हम सुझाव देंगे कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, अनुपम जी, आशीष नोटियाल जी, वीरेंद्र शर्मा जी, दीपक रावत जी, त्रिलोक चंद सोनी जी, आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दे पर आप सभी ने अपनी राय रखी और निश्चित तौर पर आज हिमालय दिवस से हम पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसकी बधाई देते हैं। लेकिन अब सबको मिलकर सोचना होगा, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी आपकी सबकी, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबकी जिम्मेदारी है कि हिमालय को कैसे बचाएं, उनको बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए कि आगे आने वाले समय में वो इस ओर कदम उठाए ताकि हिमालय का संरक्षण भी हो सके और हिमालय जो है सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन आवर फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।